हेलो फ्रेंड्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन पार्ट पढ़ा, मतलब लाइट में यहाँ पे हम दो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन पार्ट हमारा फिनिश हुआ, जिसमें हम मिरर्स पढ़ चुके हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन मिरर, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन का मतलब सिंपल अगर शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो आप बेंडिंग ऑफ लाइट बोल सकते हो। या तो लाइट है, अगर एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी तब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम यहाँ पे परफेक्ट डेफिनेशन समझते हैं। तो when a ray of light enters from one transparent medium to another transparent medium, its velocity changes, due to which it gets deviated from its original direction at the surface separating two media. This phenomenon is known as refraction of light. खास यहाँ पे याद रखना है, when a ray of light enters from one transparent medium to another transparent medium, its velocity changes, उसकी velocity change होती है, मतलब increase या तो decrease होती है, due to which it gets deviated from its original direction से थोड़ी deviate होगी, एट द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस के पास। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम यहाँ पे पढ़ते, देखो यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दो मीडियम है, ऊपर जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है, ऊपर जो मीडियम है वो एयर, देखो यहाँ पे मैंने एयर सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे जो सेकेंड मटेरियल है वो मैं ले रहा हूँ ग्लास। ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल रहा है 1.499। हम एक थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये हो जाए 1.5। ओके, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्सीमेट 1.5 होता है, वाटर का होता है 1.33। तो यहाँ पे देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या, तो वो एक सिर्फ मेज़रमेंट है कि लाइट कितना बैंड होगी, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ही ज़्यादा लाइट बैंड होगी। ठीक है, हम यहाँ पे ग्लास को रख के देख रहे हैं। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पे लाइट है रेड कलर की, यहाँ पे मैं इंसिडेंट कराऊँ, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, इंटेंसिटी मीटर रखा ना मैंने, वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब लाइट है वो उसी मीडियम में वापस आ रही है। ये 100% रिफ्लेक्शन नहीं है, सिर्फ देखो 11.54% लाइट आ रही है, ये है पार्शियल रिफ्लेक्शन। इंटेंसिटी मीटर यहाँ पे लगाओ तो भी बाकी की जो रिमेनिंग लाइट है वो सेकेंड मीडियम में आ गई, 88.46%। ठीक है, और यहाँ पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, कहाँ पे, जहाँ पे मैंने इंटेंसिटी मीटर लगाया है वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, एंगल्स देख लेते हैं। तो एंगल्स अगर हम देखें तो सपोज़ मैं 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट कराऊँ लाइट को, तो इंसिडेंट एंगल कितना है 60, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना मिल रहा है 60, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ ही हमें काउंट करना है, तो 0 से थोड़ा आगे 30 से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। अगर हमें एग्जैक्ट चाहिए एंगल तो ये दिखा दिए, ठीक है, 60.6 डिग्री इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम है, देखो 35.5 डिग्री। क्लियर है इतना। यहाँ पे स्पीड कैसे चेंज होती है वो देखो, तो यहाँ पे मैंने स्पीड के लिए 1 मीटर लगा दिया, तो जब इंसिडेंट हुई एयर में तब स्पीड कितनी थी 1 × c। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था। कितनी स्पीड है, c की वैल्यू क्या आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये c आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
और वैक्यूम और एयर में ऑलमोस्ट सेम रहेगी, ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ी डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे हम वो डिनोट नहीं कर रहे हैं। ओके, तो रिफ्लेक्टेड लाइट देखो सेम मीडियम में जा रही तो सेम स्पीड से ही जाएगी, तो 1 × c। बट यहाँ पे देखो लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई 0.67 × c, ठीक है ना। तो सेकेंड मीडियम में गई, मतलब लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी चेंजेस। ओके, और वेलोसिटी की वजह से डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है ना। और डायरेक्शन चेंज होती है, ये फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? वापिस आ जाते हैं वहीं पे। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू भी याद रखनी है। और एयर के लिए भी स्पीड ऑलमोस्ट इतनी ही है, तो स्लाइट डिक्रीज होगी, बट उतनी भी ज़्यादा नहीं कि हम उसको अलग वैल्यू से डिनोट करें, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता चल गया। अब हम अगर मैं सपोज मीडियम लूँ वाटर, तो वो डिक्रीज होती है, ग्लास तो और ज़्यादा डिक्रीज होती है, ठीक है। सपोज मैं लूँ डायमंड, तो उससे भी ज़्यादा डिक्रीज होती है। मतलब जैसे जैसे मीडियम है वो डेंसर बनता जाता है, वैसे वैसे स्पीड डिक्रीज होती जाती है। बट कितना डिक्रीज होती है? तो ये कंपेयर करने के लिए, मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दो मीडियम को कंपेयर करेगा वेलोसिटी के फॉर्म में, मतलब वेलोसिटी का रेशियो लेके हम दो मीडियम को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा डेंसर है या कौन सा ज़्यादा रेयर मीडियम है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव थिंग है। कभी भी आप कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? तो उसका भी यहाँ पे रीज़न है। देखो कि सपोज़ मेरे पास एयर है, ठीक है ना, वाटर ले लेते हैं, और सेकेंड मीडियम भी मैं अगर वाटर ही रखूँ, एक ही मीडियम रखूँ, तो रिफ्रैक्शन होने ही नहीं वाला। देखो लाइट सीधा ट्रैवल कर रही है, कहीं पे भी आपको रिफ्रैक्शन मिलने वाला नहीं है। अब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो लाइट को, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको लेना है तो किसी दो मीडियम का लेना पड़ेगा, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ऑलवेज दो मीडियम को कंपेयर करके ही हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सपोज़ मेरे पास दो मीडियम है और ये हो गई दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बना दिया नॉर्मल। सपोज़ मैंने लाइट इंसिडेंट कराई कुछ इस तरह, ठीक है, तो वो जा रही थी ऐसे सीधा, ठीक है ना, बट मीडियम चेंज हुआ इसलिए वो इस तरफ बेंड हो गई, ठीक है ना। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, तो समझना, सपोज ये मीडियम 1 है और इस तरफ का मीडियम जो है वो मीडियम 2 है, ठीक है। यहाँ पे लाइट की स्पीड थी v1 और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड थी v2। तो मुझे ये दोनों मीडियम को कंपेयर करना था, तो मैंने बनाया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और उसको मैं डिनोट करता हूँ N21 से। N21 = याद रखना, यहाँ पे नीचे ही लिख लेते हैं पूरा फॉर्मूला। N21 पढ़ना कैसे है इसको? तो पहला जो वर्ड आया उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सेकंड जो वर्ड आया उसके रिस्पेक्ट में लिया है।
मैं अगर N21 लिखूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अगर मैं N12 लिखूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अगर मैं N25 लिखूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 5। ओके, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मतलब V1/V2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है इतना? अब ऐसा क्यों, ऊपर मीडियम 1 की वेलोसिटी नीचे मीडियम 2 की वेलोसिटी क्यों, जबकि हम फाइंड तो कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये चीज़ याद रखना, जितनी लाइट की स्पीड डिक्रीज़ होती है उतना ही वो मीडियम ज़्यादा डेंसर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो ये याद रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब किसी एक मीडियम को ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है तो क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक रिलेटिव थिंग है, मतलब दो मीडियम को कंपेयर करके ही आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना सकते हो। अगर मुझे किसी एक मीडियम के लिए स्पेसिफिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है तो मुझे कोई ऐसा मीडियम चूज़ करना होगा कि जिसके साथ में सभी मीडियम को कंपेयर कर सकूं। तो उसके लिए मैंने आइडियल एक मीडियम सेलेक्ट किया, वैक्यूम, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ऑलवेज क्या रहेगा, वैक्यूम। सपोज मैं बोलूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम is given by n इक्वल टू, अभी किसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ। तो ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और उसके बाद नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम उसको हम किससे डिनोट करते हैं, c से, और c की वैल्यू क्या है वो हमने यहाँ पे देखी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय आएगा मीडियम में हम स्पीड ले लेते हैं v। तो n इक्वल टू c/v आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ऐसे हम हर एक मीडियम को एक एक नंबर दे सकते हैं, और जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब हमारे पास सपोज एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1.004। फिर मैं ले लूँ वाटर, तो वाटर को भी मैंने एक नंबर दे दिया 1.33। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अगर मैं ले लूँ ग्लास तो अराउंड 1.5, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ ग्लास पे, ठीक है। तो अराउंड 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम की प्रॉपर्टी हमें दिखाते हैं, हमें दूसरे मीडियम का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम दूसरा मीडियम ऑलमोस्ट ऑलवेज समझ लेंगे कि वैक्यूम ही है। तो ये सब हुए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिस्पेक्टिव मीडियम्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एब्सोल्यूट है
बट हमने विथ रिस्पेक्ट टू लिया है वैक्यूम। ठीक है, अभी आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे। द इंसिडेंट रे, समझना लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में दो है। फर्स्ट है जो रिफ्लेक्शन के साथ मैच करता है, देखो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब सपोज मैं यहाँ पे कुछ इस तरह एक बाउंड्री ले लूँ दो मीडियम को सेपरेट करती हुई, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। ठीक है, यहाँ से रे इंसिडेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में, और ये रिफ्रैक्ट होके इस तरफ आया। ओके, ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी बट इतना डेविएट हुआ। क्लियर, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। एक ही प्लेन मतलब जिसके दो ही कोऑर्डिनेट बन सकते हैं। सपोज मैं ये एक्स एक्सिस ले लूँ और ये वाई एक्सिस ले लूँ, तो ये आपको एक्स वाई प्लेन में ही मिलेंगे। मतलब सपोज मैं रे इंसिडेंट कराऊँ तो ये पेज के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेगा या स्क्रीन से अंदर की ओर नहीं जाएगा, वो स्क्रीन की सरफेस पे ही रहेगा और एक ही सरफेस में है, इसीलिए ये तीनों में हम बोल सकते हैं एक ही प्लेन में है। क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप ये नाम से भी डिनोट कर सकते हो, स्नेल्स लॉ। ओके, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर एग्जाम में आए तो भी आपको यही लॉ लिखना है। अभी देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, समझना अलग अलग कलर से हम डिनोट करते हैं ताकि आपको पता चले। हमें रेशियो लेना है ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझना कहाँ से कहाँ तक ये लॉ का स्टेटमेंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ओके, उसमें जो मेन स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाइन में है और नेक्स्ट 3 लाइन्स है वो एक टाइप की कंडीशन है कि ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब सपोज मैं फिर से एक बाउंड्री ले लूँ कुछ इस तरह, ओके, और यहाँ पे सपोज मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, वो किसके लिए नॉर्मल ड्रॉ किया है, यहाँ से मैंने एक रे इंसिडेंट कराया। ओके, और ये रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरह गया, तो ये एंगल बना था सपोज इंसिडेंट एंगल आई और ये इंसिडेंट एंगल है स्मॉल आर। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, तो साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन लेना है हमें फंक्शन, और वो भी किसके लिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। और इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या, कि अगर मैं सेकेंड वही दो मीडियम है, सपोज यहाँ पे है मीडियम 1 और यहाँ पे है मीडियम 2, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और मीडियम 2 का है N2। तो N1 यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसका मतलब क्या, मीडियम 1 को हमने कंपेयर किया है सीधा वैक्यूम के साथ,
N2 भी क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मतलब मीडियम 2 को हमने सीधा कंपेयर किया है किसके साथ, वैक्यूम के साथ। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने देखो कोई अलग एंगल पे इंसिडेंट कराया रे, तो अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट होगा। सपोज मैंने रे को कुछ इस तरह इंसिडेंट कराया, ऐसे कुछ, तो ये इतना बड़ा बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं साइन आई अपॉन साइन आर करूँ, और यहाँ पे मैं अगर साइन आई अपॉन साइन आर करूँ, तो ये दोनों वैल्यू मुझे सेम मिलेगी, चाहे वो डिफरेंट एंगल के लिए है, बट साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज कांस्टेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो हियर द कांस्टेंट वैल्यू इज known as relative refractive index of two media। ओके, तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट वैल्यू वो क्या बनने वाली है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया। ओके, फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये हो गया स्टेटमेंट। और सेकंड में क्या है, कंडीशंस। किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्योंकि अगर मीडियम चेंज हो गए तो रेशियो चेंज हो जाएगा, लाइट का कलर चेंज हो गया तो भी रेशियो चेंज हो जाएगा। वो भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसे। एंगल पे ध्यान देना, 45 डिग्री एंगल पे अगर मैं लाइट इंसिडेंट करा रहा हूँ तो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिल रहा है, 28.1 डिग्री दिख रहा है आपको। लाइट का कलर चेंज कराऊँ तो 28.1 था ना पहले, तो अभी क्या हो गया, 28 हो गया। देखो चेंज हो गया, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया तो 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल एज इट इज़ है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 27.8 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो कलर आप चेंज करोगे तो उस हिसाब से साइन आई अपॉन साइन आर जो रेशियो है वो चेंज होगा। क्लियर। तो एक तो हमें कंडीशन दी हुई है गिवन कलर के लिए, क्योंकि कलर डिफाइन करना यहाँ पे ज़रूरी है। सेकेंड थिंग कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर मैं मीडियम चेंज कर दूँ, सपोज ऊपर का मैं एयर ही रखूँ, नीचे का ग्लास है उसकी जगह पे वाटर कर दूँ, देखो चेंज हो गया, 32 हो गया है ना। नीचे का ग्लास ही रखूँ, ऊपर का जो एयर था वो वाटर कर दूँ, तो भी देखो चेंज हो गया। 45 पे इंसिडेंट हो रहा था और रिफ्रैक्ट हो रहा है 38.9 डिग्री पे। मतलब अगर मीडियम की पेयर चेंज हुई तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चेंज होते हैं। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही रखो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो चेंज होते हैं। सेम वे अगर मैं मीडियम दो फिक्स रखूँ और कलर चेंज करूँ लाइट का, तो भी मुझे ये जो एंगल है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो तो रेशियो भी चेंज होगा। मतलब ये लो कब तक राइट होगा, जब तक आप दो पेयर मीडियम की जो दो पेयर है वो एज इट इज़ रखते हो और लाइट है उसका कलर भी एज इट इज़ रखते हो, क्योंकि लाइट का कलर है उससे वेवलेंथ डिसाइड होती है और वेवलेंथ से स्पीड डिसाइड होती है और स्पीड से डायरेक्शन डिसाइड होती है। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो एंगल चेंज हो जाएगा। ओके, तो हैंस साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू, चलो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1।
ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लाइट जहाँ से इंसिडेंट कराई थी वो मीडियम 1 था, जहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है वो मीडियम 2 है। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर करोगे, साइन आई अपॉन साइन आर, तब आएगा n2 और n1 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n21, चलो अब n21 क्या है वो डिसाइड करेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और आगे बढ़ते हैं। अब ये n21 क्या है? हियर n21 इज, आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था ना, n21 क्या था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हियर n21 इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो n21 इक्वल टू, हमें पता है क्या था फॉर्मूला, v1/v2। n21 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था v1/v2। ओके, चलो ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, ठीक है। अब हम लेते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इज गिवन बाय, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय n इक्वल टू क्या था, c/v, हैंस v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, c/n। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो हम यूज़ करने वाले हैं कहाँ पे, इक्वेशन 2 में। तो यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का आंसर क्या बनेगा, n21 इक्वल टू v1 की जगह पे c/n1 और v2 की जगह पे c/n2, क्योंकि हमने अभी डिराइव किया ना, v इक्वल टू c/n है। चलो c कैंसल, तो n2/n1। तो ये मिला मुझे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो n21 इक्वल टू n2/n1। चलो n2 डिवाइड बाई n1 कहाँ पे रखेंगे, तो वो रखते हैं हम इक्वेशन 1 में, जो स्नेल्स लॉ का मेन इक्वेशन है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज n21। तो यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखो तो साइन आई अपॉन साइन आर, समझना, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बन जाएगा ये n2 डिवाइड बाई n1। उस हिसाब से n1 इंटू साइन आई इक्वल टू n2 इंटू क्या बनेगा, साइन आर। दिस इक्वेशन is this equation is mathematical representation of Snell's law। ओके, अब यहाँ पे क्या याद रखना है, एक और चीज़, आप ये इक्वेशन यूज़ तो करोगे n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर, बट एक खास आपको याद रखना है कि जहाँ पे आप मीडियम 1 ले रहे हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 ले रहे हो, वहाँ पे आपको इंसिडेंट एंगल लेना है i। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, सरफेस एक है ना, तो जिस मीडियम से लाइट एंटर हो रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेना पड़ेगा n1, और जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है सेकेंड मीडियम में, तो उसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा n2।
ओके, तो ये कुछ इस तरह बन रहा है कि साइन आई इंटू N1, समझो N1 इंटू साइन आई है ना, तो ये N1 इंटू साइन आई इक्वल टू यहाँ पे N2 इंटू साइन आर है। तो ये सेम जो है साइन वो यहाँ पे होनी चाहिए, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। ठीक है ना। अगर आपने नाम गलत दे दिया और इक्वेशन वही रखा जो पहले हमने डिराइव किया तो भी आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ खास याद रखनी है। सपोज़ मेरा डायग्राम कुछ इस तरह बना, ये आई है और आपने यहाँ पे रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो N2 नाम दिया हुआ है और यहाँ पे R है और रिफ्रैक्ट इंडेक्स आपने नाम दिया हुआ है N4। तो आपको इक्वेशन ऐसे बनाना पड़ेगा, N2 इंटू साइन आई इक्वल टू N4 इंटू साइन आर। उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट ये पेयर सेम रहनी चाहिए। N2 इंटू साइन आई इक्वल टू N4 इंटू साइन आर, ऐसे रहना चाहिए। यहाँ पे बनेगा N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर। अब यहाँ पे जो साइन फंक्शन है, यहाँ पे साइन फंक्शन है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ऐसे 6 फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे साइन फंक्शन क्या है उतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तब ये जो सारे फंक्शन है उसको समझना ज़रूरी बनेगा और तब हम डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 केस पॉसिबल है। सपोज मैं बात करूँ एक केस 1 कि इफ़ N1, समझना, इफ़ मैं बोलूँ N2 इज़ ग्रेटर देन N1, अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम से बड़ा है तो क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मीडियम 1 है वो रेयर मीडियम हुआ और मीडियम 2 है वो डेंसर मीडियम बना। ठीक है, अब ऐसे केस में लाइट के साथ क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। तो यहाँ से पता चलेगा, देखो N2 की वैल्यू ज़्यादा है तो ऊपर I की एंगल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो I ग्रेटर देन क्या मिलेगा, R मिलेगा। और I ग्रेटर देन R है तो उसके लिए डायग्राम क्या बनेगा, कुछ इस तरह बनेगा। देखो कि ये एक बाउंड्री है 2 मीडियम को सेपरेट रखने के लिए और यहाँ पे मैंने एक रे को इंसिडेंट कराया विथ सम इंसिडेंट एंगल, तो वो एंगल को मैं नाम दे देता हूँ I। अब I की वैल्यू बड़ी रहेगी मतलब ये कुछ इस तरफ जाना चाहिए और ये R। तो इसका बेंडिंग देखो आप किधर हुआ, ये जा रहा था ऐसे सीधा पर ये इधर मुड़ गया। अब किस तरफ मुड़ा, तो टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारा क्या था, नॉर्मल। ये जो आपको लाइन दिख रही है ग्रीन, ये था हमारा नॉर्मल। ओके, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बनेगा, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, it will bend towards normal. Okay, it will bend towards normal. क्लियर इतना। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। ओके, अभी सेम हम केस 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम केस 2।
केस 2 में हम रखते हैं N1 इज ग्रेटर देन N2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीडियम 1 है वो इस बार क्या बन गया, डेंसर मीडियम। मीडियम 1 है वो बन गया डेंसर मीडियम, और मीडियम 2 है वो बन गया रेरर मीडियम। ज़्यादा डेंस मीडियम कौन सा रहेगा अभी, तो मीडियम 1 रहेगा। ओके, फिर हम एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं, समझना है यहाँ पे। अब N1 इज ग्रेटर देन N2 है, तो हमारे पास नेल्स लॉ का फॉर्मूला है ही, क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1। उसका मतलब क्या हुआ कि आई की वैल्यू अभी कम रहेगी, किससे, आर से। मतलब देखो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा कि अगर ये बाउंड्री है सेपरेटिंग टू मीडिया, और यहाँ से मैं लाइट ऐसे इंसिडेंट कराऊँ, ओके, और ये नॉर्मल है। नॉर्मल को पहले से ही अलग कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है नॉर्मल। अब ये लाइट है वो बेंड होगी बट अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे बेंड हुई। तो देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था ये वाला, ये छोटा है और ये एंगल बढ़ जाएगा। अब ये लाइट सीधी जा रही थी ना, बट बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बनेगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट, तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम denser medium to rarer medium, it will bend towards normal. Okay, sorry, it will bend away from normal। अब यहाँ पे नॉर्मल से दूर जाएगी। अब ये दो केस है वो आपको याद रखने हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ सके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो यहाँ पे एक एनिमेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें ऊपर का मीडियम रेरर है, नीचे का डेंसर। देखो तो यहाँ पे लाइट बेंड हो रही है टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। अब से मैं ऊपर का मीडियम है वो ग्लास ले लूँ और नीचे का एयर। तो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो नॉर्मल से दूर जा रही है, रिफ्रैक्शन देखना, तो ग्लास में से एंटर हो रही है तब एंगल यहाँ पे कम बन रहा है। देखो तो इंसिडेंट एंगल है वो यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे रखूँ तो 30 के अराउंड है, बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 45 के अराउंड है। क्लियर। तो ये दो केस आपको याद रखने हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे मैंने ग्लास स्लैब ड्रॉ करके रखा हुआ है। सपोज ऊपर का मीडियम है आसपास का, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से बना हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, और जब लाइट बाहर निकलेगी तब फिर से वही बाहर का मीडियम आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 रहेगा। अब सपोज यहाँ पे किसी एक एंगल पे मैंने लाइट इंसिडेंट करा दी, ओके, तो वो रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरह जाएगी। ओके तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, क्यों? क्योंकि अभी लाइट जा रही थी रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, सपोज कुछ ऐसे। अब जो लाइट निकलने वाली है वो डेंसर मीडियम से ओके
रेयर मीडियम में जाने वाली है, तो यहाँ पे इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर कुछ इस तरह जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। सपोज ये इंसिडेंट रे था पी क्यू, तो ये पी क्यू रे कौन सा बनेगा, इंसिडेंट रे। याद रखना, यहाँ से जो रिफ्रैक्ट हुआ मतलब क्यू आर, ये क्यू आर रे क्या बनेगा, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अगर ये मेरे राइटिंग से वो नहीं दिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि डायग्राम क्लियर रहे इसलिए मैं थोड़ा मतलब राइटिंग है वो थोड़े स्मॉल कर रहा हूँ मेरे। और यहाँ से जो बाहर निकला वो इमर्जेंट रे। ओके, बाहर निकला है वो इमर्जेंट रे। तो ये पी क्यू रे है वो इंसिडेंट रे, क्यू आर है वो रिफ्रैक्टेड रे, और आर एस है वो इमर्जेंट रे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको मैं नाम दे दूँ θ1। देखो मेरे पास एंगल कौन कौन से हैं, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो नाम दे दूँ मैं θ1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो θ2। सेकेंड सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो θ3, और फोर्थ सरफेस है वहाँ पे सेकेंड सरफेस पे ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो θ4। क्लियर, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एमर्जेंट आप बोल सकते हो ये है θ4। क्लियर, ओके, तो θ1 θ2 θ3 θ4 हमने चारों दिखा दिए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर आए तो आपको ऐसा ही एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम का डिस्क्रिप्शन भी देना है कि ABCD नाम का एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ग्लास से बना हुआ है, आसपास का मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। फिर हमने जो जो रेज बनाए और जो जो नाम हमने दिए वो सब आपको लिखना है। ठीक है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि ये आप सब नोट कर लोगे। ठीक है, पी क्यू रे कौन सा है, इंसिडेंट रे, क्यू आर कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड आर एस कौन सा है, इमर्जेंट रे। क्लियर, ओके, अभी हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, फर्स्ट इंसिडेंट पॉइंट कौन सा है, क्यू, वहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ लगाऊँ यहाँ पे, तो n1 के साथ क्या आएगा θ1, और n2 के साथ क्या आएगा θ2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n1 इंटू साइन θ1 इक्वल टू n2 इंटू साइन θ2, ये इक्वेशन 1। अब मैं लगाऊँ स्नेल्स लॉ एट पॉइंट R, ये जो सेकेंड पॉइंट है R, अब मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊँ तो ये बन जाएगा इंसिडेंट रे और ये बन जाएगा रिफ्रैक्टेड रे, ये पॉइंट के लिए R के लिए। तो मुझे लेना पड़ेगा n2 के साथ साइन θ3 और n1 के साथ वापस साइन θ4। तो हैंस n2 इंटू साइन θ3 इक्वल टू n1 इंटू साइन θ4। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, जो साइन θ3 है, समझना, साइन θ3 एंड साइन θ2 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों सेम बनेंगे। ठीक है, तो θ3 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, θ2 इक्वल टू n1 इंटू साइन θ4, ये इक्वेशन 2। इन ब्रैकेट आपको रीज़न लिखना है θ2 एंड θ3 आर अल्टरनेट एंगल्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, θ2 इक्वल टू θ3 हुआ। तो θ3 की जगह पे हमने क्या डाल दिया, θ2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को इक्वलाइज करो, समझना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर मैं इक्वलाइज करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो n2 साइन θ2 मतलब इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड n2 साइन θ2 सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए।
तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इक्वलाइजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब दोनों को मैं इक्वलाइज कर रहा हूँ तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड दोनों सेम लिख रहा हूँ। तो n1 इंटू साइन थीटा 1 इक्वल टू n1 इंटू साइन थीटा 4। n1 कैंसिल आउट, तो आप बोल सकते हो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 4। और थीटा 1 इंटू थीटा 4 अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो रे थे, समझना, अगर ये थीटा 1 और थीटा 4 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट ऑलवेज सेम हो गए तो क्लियर हो गया, ठीक है। बट इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है पी क्यू और ये रे है आर एस, दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे PQ and direction of emergent ray, अब इमरजेंट रे कौन सा था, RS, आर पैरेलल। ओके, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम। ओके, अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, उसका मतलब क्या हुआ कि लाइट है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ही जा रहा है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। कितना, ये डिस्टेंस, उसको अगर मैं x से डिनोट करूँ तो ये x डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट। ओके, मतलब लाइट सिर्फ अगर एक सपोज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से लाइट पास हो रही है तो सिर्फ लाइट अपनी पोजीशन चेंज करती है, डायरेक्शन वही रहेगी, मतलब थोड़ी सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? ओके, तो thus when a ray of light is reflected from two parallel refracting surfaces, the emergent ray is displaced from the direction of incident ray. This kind of displacement is called lateral shift. अगर एग्ज़ाम में आए, सिर्फ थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क में, तो भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो। क्या डेफिनेशन आएगी, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is refracted from two parallel refracting surfaces, the emergent ray is displaced from the direction of incident ray. This kind of displacement is called lateral shift. ओके, और ये लेटरल शिफ्ट कितना होगा वो डिपेंड करेगा मीडियम पे भी और हमने कौन से एंगल पे लाइट को इंसिडेंट कराई थी, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा रिफ्रैक्शन का जो बेसिक्स था वो फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उसके लिए भी रे डायग्राम्स, लेंस फॉर्मूला, सब कुछ जैसा हमने रिफ्लेक्शन के लिए किया था वैसा ही रिफ्रैक्शन के लिए भी आएगा, ठीक है।
ओके, और यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जितने वीडियोस देखते जाओ उसकी एक नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना, क्योंकि नोट ऐसे ही तैयार की गई है जैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपको भी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।